हेलो दोस्तों, मैं शशांक। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक मिश्रा एजुकेशन क्लासेस में। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, देखिए, सीबीएसई ने कुछ रिफ़ॉर्म किए हैं, कुछ उन्होंने सिलेबस में इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया है। ठीक है, तो ये मेरा लेटेस्ट सिलेबस है जिसमें आपको वो मिलेगा जो कि नेक्स्ट बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो मैंने सारे जो सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से मैंने उन सब जो स्पेशल टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनका एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आप अपने स्टडी इसके अकॉर्डिंग कर सकें। ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि क्या एग्ज़ाम में आ सकता है और हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं इसकी सबसे पहले आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मैं लास्ट में वीडियो के आपको ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर या किस सेक्शन से आपको कितना मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आप उनकी मार्किंग करके उनको उसी वैल्यू के हिसाब से आप पढ़ाई करिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं जल्दी से शुरुआत करता हूँ। तो हमारा बुक दो पार्ट में है, आपको पता है सेकेंड ईयर का। तो पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो टॉपिक होगा हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पार्ट बी आएगा, फिर मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करता हूँ, यूनिट 1 का, जिसमें क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में और इसको कैसे कंप्यूट करते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमें समझना होगा क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं मैंने पढ़ाया भी है, जैसे कि कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिशिएशन। फिर आगे इसमें क्या आ सकता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर मॉडल। मैंने बताया था ना, फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम को किस किस तीन मेथड मैंने बताया है, तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और द इनकम मेथड। ठीक है, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो कुछ छोटे छोटे एग्रीगेट्स हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम जीएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिन्हें हम शॉर्ट में एनएनपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीडीपी कहते हैं एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम एनडीपी कहते हैं। इनको हमें पढ़ना होगा मार्केट प्राइस पे क्या होगा और फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगा। ठीक है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। ओके, फिर यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में हमें समझना होगा मनी और बैंकिंग के बारे में। मनी क्या है, इसकी मीनिंग और सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद हमें जानना होगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, कि कितना पब्लिक ने अपने पास रखा हुआ है और कैसा डिमांड डिपॉजिट क्या है कमर्शियल बैंक्स के पास है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम सब सीखेंगे। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, ये सब रिजर्व बैंक के फंक्शंस हैं, ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यूनिट 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट, डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज और मार्जिनल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में एंड इट्स मैकेनिज्म, और ये कैसे काम करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसके बारे में। फिर हम समझेंगे मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनके बारे में। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है या फिर डिमांड जब कम रहती है तो उसकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में। मेजर्स टू करेक्ट देम, उनको कैसे सही करने हैं। चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट के खर्चों में चेंजेस कैसे आते हैं। टैक्सेस एंड मनी सप्लाई के बारे में भी हमें सीखना होगा
क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर यूनिट 4 में हम आते हैं। यूनिट 4 में हम क्या सीखेंगे? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें हम जानेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स, क्या क्या गवर्नमेंट सोच के बजट बनाती है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मिलाकर गवर्नमेंट बजट बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, क्या क्या रिसीट्स होती हैं। उसके बाद रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट के बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कौन कौन से खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं और कौन कौन से कैपिटल नेचर के होते हैं। फिर हम समझेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, देयर मीनिंग। इन सब डेफिसिट, इन सब जो घाटे होते हैं इसके बारे में समझेंगे, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब जानेंगे। क्योंकि ये डियर स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके आने वाले क्लासेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगला यूनिट 5 है जिसमें हम समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट के बारे में समझेंगे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर हम समझेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट और इसकी मीनिंग भी। फिर हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। उसके बाद मीनिंग ऑफ फॉरेन एंड मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये सब छोटे छोटे जो फॉरेक्स के डिटेल्स हैं उनको हम समझेंगे, ठीक है। ये तो था हमारे पार्ट ए का। उसके बाद आता है पार्ट बी जिसमें हम जानेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें यूनिट 6 में आते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। देखिए, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर 90 तक हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या हमारी नई स्कीम्स थी, हम उसमें वो सीखेंगे। उसके बाद 1991 में मनमोहन सरकार के द्वारा, मनमोहन जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत बड़ी पॉलिसीज़ लाई थी हमारे इकॉनमी में चेंजेस के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसके लिए वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, तो वो सीखने को हमें मिलेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। A brief introduction of the state of Indian economy on the eve of independence, Indian economic system and common goals of 5-year plans। मतलब 5 ईयर प्लान्स के बारे में सीखेंगे। उसके बाद इंडियन इकॉनमी कैसे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का ग्रो हुआ वो सब जानेंगे। फिर हम इसमें सीखेंगे इस टॉपिक में मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की क्या न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज थी उसके बारे में भी समझेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की थी किसानों की आय को बढ़ाने का। इंडस्ट्री, IPR 1956 SSI रोल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में भी हम समझेंगे। और फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हम जानकारी जुटाएंगे ताकि बोर्ड में कैसे भी इसके बारे में पूछा जाए हम लिख सकें। फिर आगे हम आते हैं इसके हमारे पार्ट यूनिट 6 के सेकंड टॉपिक का जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 में। इसमें जो है सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो LPG पॉलिसीज़ थी, जिसमें फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ लिबरलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में और प्राइवेटाइजेशन जिसे LPG पॉलिसी कहते हैं के बारे में हम सीखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड GST, ये दोनों नए टॉपिक हैं, ये बहुत ही अच्छे इसेंशियल हैं और इनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। हम इसको भी जानेंगे यूनिट 6 में, पार्ट बी में। फिर हम जानेंगे यूनिट 7 का करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकॉनमी 60 पीरियड्स, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया टॉपिक है, प्रैक्टिकल के लिए भी ज़रूरी है। आगे आप 12th के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर आप सिविल्स की तैयारी करते हो वहाँ के लिए भी बहुत बेसिक्स हैं, तो इनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, अ क्रिटिकल असेसमेंट। तो क्या क्या टाइप्स की पॉवर्टी होती है,
क्यों होती है, इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया, कितनी सफलता मिली, हम ये सब सारी चीज़ें जानेंगे। फिर सीखेंगे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, लोग रिसोर्स के रूप में कैसे तब्दील होते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि आप खुद सोचो डियर स्टूडेंट कि क्या वजह है कि अमेरिका के पास 35 करोड़ जनसंख्या है, ह्यूमन कैपिटल है, वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, इंडिया के पास उसकी 4-5 गुनी है, उसके बाद हमारा नंबर भी 7वें 8वें नंबर पे आता है, जबकि चाइना के पास हमसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, उसका हमसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इसके बारे में हम सीखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट में, की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कॉरपोरेटिव्स, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे क्योंकि इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट करीब करीब 6.67 के आसपास है और ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। और हालांकि फ़िलहाल इधर साल 2 साल से तो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत घटा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम इसके बारे में और भी सीखेंगे। ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट ने के लिए गवर्नमेंट ने नए नए इशूज़ लाए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड टाइप्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मीनिंग होती है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स केस स्टडीज़ के बारे में, हेल्थ प्रॉब्लम और पॉलिसीज़ के बारे में, क्रिटिकल असेसमेंट। फिर हम जानेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मीन्स हमें तो डेवलपमेंट करना है लेकिन हमें कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना है जिससे हमारी इकॉनमी डेवलप तो करे लेकिन हम क्या करें, इकोसिस्टम को अपने ख़राब कर दें। तो हम इसके बारे में सीखेंगे मीनिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो हम कहीं भी किसी स्तर से अपने इकोसिस्टम, अपने एटमॉस्फेयर को, बायोस्फीयर को ख़राब किए बिना ही, नुकसान पहुंचाए बिना ही हम डेवलपमेंट करेंगे, हम ये चीज़ सीखेंगे इसमें, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिट 8 जो कि क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था, अ कंपैरिजन विथ नाइबर्स, किसके साथ साथ हमारा कंपैरिजन किया जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। तो हम लोग क्या हुआ था, चूँकि आज़ाद इंडिया पाकिस्तान एक साथ हुआ था, तो क्या गलती थी कि पाकिस्तान डेवलप नहीं कर सका या इंडिया अभी भी डेवलप कर रहा है। उसके बाद इंडिया एंड चाइना, हमारी पॉलिसीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे स्टार्टिंग में, बट कुछ ऐसा था कि चाइना हमसे आगे निकल गया। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं हम सीखेंगे, इश्यूज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं पर जानकारी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको आगे बहुत काम देंगे। अब बात करते हैं कि अब तक तो मैंने बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम ये जानेंगे पार्ट ए के बारे में कि वो कितने मार्क्स के आते हैं, कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से कितने मार्क्स के आ सकते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट ए का, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो 40 नंबर का आएगा, और तो मेरे 40 नंबर का पार्ट बी आएगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये तीनों मिला के आपके 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब पहले पार्ट में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से करीब 10 नंबर के आने की संभावना है। दूसरा मनी एंड बैंकिंग से करीब 6 मार्क्स के आने की संभावना है। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 मार्क्स के आने की संभावना है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी 6 मार्क्स के आ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स के आ सकते हैं। ये सारे मिला के 40 मार्क्स के हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 40 नंबर के आते हैं जिसमें फर्स्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक का एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये इतना आ सकता है आपका 12 मार्क्स का। करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये 22 मार्क्स का आ सकता है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नाइबर्स, ये 6 मार्क्स के आ सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट सी का, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, ये 20 मार्क्स के आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
मैं पूरी कोशिश करूँगा आप मेरी लाइव क्लास भी एंजॉय कीजिए, और यूट्यूब पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे में, बहुत ज़्यादा आपको लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता, छोटे में, ताकि आपके ध्यान में कॉन्सेप्ट्स रहें, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। मेरा मानना ये है कि कभी भी स्टडी को बर्डन समझकर नहीं करना चाहिए, आप इसको सीखने के लिए करिए। और मैं बहुत ही कंसाइज़ में, बहुत ही ब्रीफ में हर चीज़ें आपको सिखा दूँगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।